हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। और इसका जो पार्ट है, पार्ट आज दूसरा है। अगर पहला पार्ट जो है ये ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर जो बच्चे पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो वो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। ताकि इसलिए ज़रूरी देखना है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लेक्चर 1 मतलब पार्ट 1 में बहुत डिटेल से बता दिया गया है। अगर वहाँ से आप देख लेते हैं तो दूसरी वीडियो में देखते समय कोई परेशानी नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बताते जा रहे हैं। सूत्र एक भी नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा और न सब्जेक्टिव। चूँकि हम एकदम जीरो लेवल से लेकर के चल रहे हैं, एकदम पूरी तरह से एकदम निचोड़ करके लाए हैं। तो हम लोग देर न करते हुए सीधे हम लोग कहाँ आएंगे, तो हम अपने टॉपिक के पास आएंगे जिसमें हम लोग का पढ़ना है एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है जिसका आज पार्ट मिल रहा है दूसरा। तो देर ना करते हुए हम लोग सीधे अपना टॉपिक पे देखेंगे जिसमें पहला है कि अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं का रिएक्शन करवाना है। अम्ल तथा भस्म के साथ किसको, तो धातुओं का रिएक्शन करवाना है। तो अब देखो कि जब भी कोई अम्ल रहे चाहे भस्म रहे तो धातुओं के साथ अगर रिएक्शन करवाओ ना तो क्या होता है कि एगो लवण का निर्माण होता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगर बच्चे इस लाइन को अगर ध्यान से पढ़े तो खुद ब खुद रिएक्शन समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि धातुएं जो है वो किसके साथ, तो अम्लों के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करने के बाद लवण और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक दिया हुआ है जिंक। क्या दिया हुआ है, जिंक। अब यहाँ है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जिंक धातु को अभिक्रिया करवा रहे हैं अम्लों के साथ। कौन सी अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब जब रिएक्शन करवाए तो क्या हुआ कि यहाँ से Zn किसके साथ, SO4 के साथ ये बाहर निकला है। यही तो मेरा लवण प्राप्त हुआ। क्या है, लवण, जिसका नाम लिख सकते हैं जिंक सल्फेट। क्या लिख सकते हैं, तो जिंक सल्फेट। अब बाद में क्या कहा, तो कह रहा है कि H2 गैस मतलब कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यही तो बात कहा है इसमें। इसके बाद फिर से है कि जिंक धातु को आवृत किसके साथ, तो कह रहा है भस्म के साथ। क्या कि यहाँ दोनों बात लिखे हैं कि अम्ल तथा भस्म। तो अम्ल के साथ तो ए वाला एग्जाम्पल हो गया, लेकिन भस्म के लिए ए है। कह रहा है जिंक धातु का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, भस्म के साथ। ये भस्म जो है एक कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा, या इसे कह सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। मतलब जिंक धातु का अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दिया जाए तो क्या बनता है, तो सोडियम जिंकेट बनता है। सोडियम जिंकेट क्या बना है, सोडियम जिंकेट। और यहाँ से क्या हो रहा है, तो यहाँ से H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। साफ पता चल रहा है कि तीर चिन्ह अगर दिया हुआ ऊपर हो तो वहाँ से क्या मुक्त हो रहा है, गैस। उसके बाद है आयरन का रिएक्शन किसके साथ करवा दिए, HCl के साथ। तो ये बना हमारा लवण और ये क्या बना है, तो H2 गैस। यहाँ से क्या मुक्त हुआ है, हाइड्रोजन गैस। ये तो हो गया कि अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं का अभिक्रिया करवा लिए हैं। अम्लों के साथ भी करवा लिए और भस्मों के साथ। चलो हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है 5वां, जो कह रहा है कि धातु के कार्बोनेट एवं
बाइकार्बोनेट से किसको अभिक्रिया करवाना है? तो अम्लों की अभिक्रिया करवाना है। ध्यान देखना बाबू बढ़िया से कि CO3 अगर नजर आएगा तब वहां पढ़ेंगे कार्बोनेट, अगर HCO3 नजर आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कार्बोनेट और इसको पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट। तो कह रहा है कि धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके 3 चीज बनाता है। ध्यान में रखना, एक बनाता है लवण, दूसरा बनाएगा जल और तीसरा जो बनाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो एक धातु ले लेंगे और एगो क्या लेंगे? कार्बोनेट लेते हैं। चलो हम लोग एक धातु ले लेते हैं। धातु में अगर ले लें हम जिंक, क्या ले लिए? जिंक। और उसके बाद क्या कर रहा है? कार्बोनेट कर रहा है। तो अगर कार्बोनेट लेंगे तो Na2CO3, Na2CO3 कह रहा है क्या चीज कि धातु के कार्बोनेट लेना है और उसके साथ में क्या लेना है? अम्ल लेना है। धातु के कार्बोनेट और उसके साथ में अम्ल। चलो हम लोग धातु के वो कार्बोनेट लेते हैं Na2CO3। हम कहे ना कि जहां लगल रहेगा CO3 क्या पढ़ लेंगे? कार्बोनेट। ये हो गया कार्बोनेट किसका? तो धातु, सोडियम धातु है और धातु का कार्बोनेट हो गया है। उसके बाद क्या कर रहा है? कर रहा है अम्लों के साथ। चलो इसके साथ में हम लोग एक अम्ल दे देते हैं H2SO4। अब इसके साथ रिएक्शन करवाने से क्या बनेगा? तो रिएक्शन जो बनने वाला है उसमें कह रहा है क्या कि एक लवण बनेगा। क्या कह रहा है? एक लवण बनेगा। दूसरा क्या कर रहा है? जल बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जल बना लेते हैं H2O। उसके बाद हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद क्या करते हैं? तो कह रहा है कि एक लवण बनाता है। तो ध्यान देना है कि यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस, प्लस वाला केकरा साथ है? माइनस के साथ में जाकर के क्या करेगा कि यहाँ से बना लेगा Na2SO4। ये बन गया है सोडियम सल्फेट। अब जो हमारा बचा है CO3 और H2, तो यहाँ से H दूगो और यहाँ से ऑक्सीजन एगो लेकर के यहाँ आया है, तब बना है जल। अब यहाँ जो हमारा बचा था तो CO2 और CO2 जो है ये गैस के रूप में बाहर निकलेगा। अगर हम नाम लिखें तो इसका नाम लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम अगर लिखें तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हो गया सोडियम सल्फेट। उसके बाद इसका अगर कहा जाए तो ये जल का सूत्र है और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो था कि धातु के कार्बोनेट होना चाहिए और किसके साथ? तो अम्लों के साथ। अगला कह रहा है कि बाइकार्बोनेट, धातु को क्या लेना है? तो धातु के लेना है बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट में तो बतेबे किए कि अंत में क्या रहेगा? HCO3 रहेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कि NaHCO3 और इसका जो रिएक्शन करवाएं तो इसका रिएक्शन करवा देते हैं HCl के साथ। किसके साथ? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ध्यान रखना कि ये भी एक जो है ये धातु के बाइकार्बोनेट है। अब इसी को हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं सोडियम। अब यहाँ से तो लिखेंगे बाइकार्बोनेट तो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये दोनों के बीच अगर रिएक्शन करवाएं तो यहाँ से प्लस वाला और ये जो माइनस में रहता है तो मतलब सोडियम किसके साथ, माइनस वाला के साथ आएगा, तब बनेगा यहाँ NaCl। अब यही तो कह रहा था कि अभिक्रिया करके क्या बनेगा, लवण बनेगा। ये हो गया लवण, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद अब देखो कि यहाँ से एगो H और यहाँ से H मिल करके बनेगा H2 और एकरा से लेगा एगो O, तब बन जाएगा H2O। अब इसमें क्या बचा है, तो CO3 था जिसमें O तो एगो चला गया H के पास, अब बच गया है CO2। अब बचा है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जल, यहाँ सोडियम क्लोराइड लवण। तो ये था पांचवा कि धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग इसके अगला देखते हैं। अगला क्या है कि अम्ल भस्म अभिक्रिया, मतलब अम्ल को किसके साथ करवा देना है रिएक्शन, तो भस्म के साथ करवा देना है। किसके साथ, भस्म के साथ। और ध्यान रहे कि हम लेसन 1 में भी पढ़ाए हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उसमें भी यही काम होता था कि एक भस्म और एक लवण दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या होता था, उदासीनीकरण हो जाता था, उदासीन होता था। अब इन दोनों के फलस्वरूप क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है, जो कि लिखे कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, लवण और जल बनते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो ये जो है ये भस्म है, क्या है, भस्म, और ये हमारा अम्ल है। अब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया करवा दिया गया है, तो अभिक्रिया करवाने के बाद बना है क्या, सोडियम क्लोराइड, ये है लवण और ये क्या है, जल है। अब जो ये दिख रहा है ना कि अम्ल भस्म की अभिक्रिया, तो अम्ल भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, लवण तथा जल। और इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का अगर परिभाषा भी लिखना रहे ना तो यही वाला लिख देना, अब एग्जाम्पल लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका अगला पॉइंट, अगला कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाना है, तो अम्लों के साथ करवाना है। किसके साथ, अम्लों के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं, भस्म होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, तब भस्म, और किसके साथ करवा देना है, अम्लों के साथ। फिर से ध्यान रहे, कह रहा है धातु के ऑक्साइड क्या होगा, तो भस्म होगा। अभिक्रिया किसके साथ करवाना है, अम्ल के साथ। तो अभी तो तुरंत करवाइए कि भस्मों के साथ किसका, अम्ल की अभिक्रिया। अब यहाँ करवा देना है कि धातु के ऑक्साइड, कभी कभी पूछा जाता है बाबू कि धातु के ऑक्साइड मूलतः होते हैं, तो धातु का जो ऑक्साइड होता है भास्मिक होता है, अगर अधातु के ऑक्साइड पूछेगा तो अम्लीय होता है। चलो हम लोग एक ले लेते हैं धातु के ऑक्साइड ले लेते हैं CuO, तो धातु के ऑक्साइड है, ये धातु का ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। अब जो कह रहा है कि एगो अम्ल लेना है, तो अम्ल में हम लोग क्या करते हैं, एगो HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। इसको लिख लेते हैं, इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवा दे तो क्या बनेगा, तब यहाँ से Cu किसके साथ, Cl के साथ आएगा, तब बन जाएगा CuCl2 और यहाँ से H यहाँ से O दोनों मिलेगा, तब बन जाएगा H2O। अब इसे संतुलित के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं, बल यहाँ 2 से गुना कर देना है।
तो अब ये हो गया संतुलित। अगर इसको नाम लिखा जाए तो लिख सकते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। अब ये हो गया जल। कहीं कि यहाँ कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मिक, और भास्म से अभिक्रिया करेगा अम्ल, तो ऑलरेडी क्या बनेगा, एक लवण और दूसरा जल बनेगा। अगला है कि अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड का रिएक्शन करवा देना है किसके साथ, भस्म के साथ। तो अभी तुरंत हम बताए कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, तो इसका ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय, मतलब अम्ल, और रिएक्शन करवाना है किसके साथ, तो भस्म के साथ करवाना है। तो फिर आ गया वही बात कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया करवाना है, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया। जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं तो लवण तथा जल बनते हैं। अब देखो यहाँ दे दिया गया है पहले से कि अधातु के ऑक्साइड क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कैसी प्रकृति होती है इसका, तो इसका जो प्रकृति है अम्लीय है। मतलब हम यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव का सवाल बताते हैं कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो जवाब लगाना अम्लीय। क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। अब इसके बाद क्या है, कह रहा है क्या कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो क्या है, तो अधातु के ऑक्साइड है। और इसका अभिक्रिया किसके साथ करवा देना है, तो इसके साथ करवाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना जल, चूना जल। अब इसके साथ अगर करवाएं तो CaOH का होल ट्वाइस, इनके साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, क्या बन रहा है, तो जल बन, CaCO3 तथा क्या बनता है, तो जल बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस में क्या बनेगा, H2O। फिर से एक बार ध्यान से कि जब हम लोग अधातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया चूना जल के साथ करवाएं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनता है, जल। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। इसके अगला पॉइंट देखें तो अगला है अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया। अम्ल तथा भस्म की जल से क्या करवाना है, तो जल से करवाना है, अभिक्रिया करवाना है। तो एक बार हम करवाएंगे अम्ल और जल और दूसरे में करवा देते हैं भस्म और जल। क्या कह रहा है, कहता है कि अम्ल को जल में घुलाने पर क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इसे साफ जाहिर होता है कि ये जो साफ प्रमाणित होता है कि ये जो अभिक्रिया है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल तथा जल के बीच में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। चलो हम लोग उदाहरण एक देख लेते हैं। अम्ल को मिलाएंगे किसके साथ, जल के साथ। चलो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ HCl, HCl और किन के साथ, H2O के साथ। किन के साथ, H2O के साथ अगर हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनेगा। तब यहाँ से देखना कि सबसे पहले क्या होता है, इसे सुनो। जो HCl है ना वो अलग अलग टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। इस प्रकार से बनता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ H प्लस और Cl माइनस, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या कर रहा है कि H2O के साथ, अब जो ये H है ना, ये जो H, ये H इन जल के साथ मिलेगा। तो जल के साथ मिलने के बाद बनता है H3O प्लस। अब हम यहाँ H न लिख करके क्या लिखेंगे, H3O प्लस
अब आगे क्या कर रहा है कि इसके साथ में क्या निकलेगा, तो उष्मा हम प्लस करके यहाँ क्या लिख देंगे, उष्मा। क्या लिखेंगे, उष्मा। अब देखो कि ये था क्या हमारा अम्ल, अभिक्रिया किसके साथ, जल के साथ करवाए, ये क्या बना, हाइड्रोनियम आयन। क्या बना है, तो हाइड्रोनियम आयन बनता है और उसके साथ में क्लोरीन आयन, और क्या होता है, तो अंत में यहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। और यदि जो समीकरण में अगर तीर चिन्ह के बाद में ऊष्मा लिख देता है तो हम लोग कहते हैं कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। यदि जो यही ऊष्मा तीर चिन्ह के अगर पहले लिखता तो हम लोग कहते ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। चलिए इसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि अगला पॉइंट अब देखते हैं। अब कह रहा है अम्ल तथा भस्म की शक्ति, अम्ल तथा भस्म की शक्ति। अब हम क्या करेंगे कि अम्ल और भस्म का शक्ति जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे, शक्ति जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अम्ल और भस्म शक्ति जांच करने से पहले इसका हम लोग प्रकार देख लेते हैं। कह रहा है अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दुर्बल अम्ल और दूसरी होती है प्रबल अम्ल। हम लोग कह सकते हैं एक मजबूत और दूसरा कमजोर होता है। तो सबसे पहले दुर्बल अम्ल जिसको कहा जाता है वीक एसिड, वीक एसिड मतलब दुर्बल अम्ल। इसको समझना है ध्यान से बच्चों कि ज्यादा मतलब दुर्बल अम्ल अगर है तो ज्यादा समय में घुल करके कम हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगर हम कोई दुर्बल अम्ल को पानी में अगर मिलाएं तो एक तो घुलेगा भाई देर से, मतलब ज्यादा समय वो देरी से घुलता है और कम में हाइड्रोजन आयन देता है। क्या करता है, एक तो समय ज्यादा ले लिया और हाइड्रोजन आयन कम दिया। ये हो गया दुर्बल अम्ल। दूसरी बात नॉट डेंजरस, मतलब दुर्बल अम्ल हमारे लिए खतरनाक नहीं है। जो भी हमारे लिए दुर्बल अम्ल आते हैं वो खतरनाक नहीं होते हैं। जैसे है कार्बोनिक अम्ल, क्या है, कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और बोरिक अम्ल। क्या ये सब अम्लों से हम लोग के कोई नुकसान है, तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग अचार के परिरक्षक में कर लेते हैं। ये जो बोरिक अम्ल है और कार्बोनिक अम्ल है, ये जो कुछ स्प्राइटों में मिलाया भी जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि नॉट डेंजरस अगर लिखें तो लिख सकते हैं खतरनाक नहीं है, खतरनाक नहीं है। अब आ जाए प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल है, चलो यहाँ थोड़ा गलती है इसको सुधार लें। कह रहा है खतरनाक, मतलब जो दुर्बल अम्ल है ना वो खतरनाक नहीं होते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जबकि यहाँ है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में क्या है कि यहाँ कह रहा है कम समय, एक तो देखो समय कम ले रहा है और ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब कम समय में ज्यादा, कम समय में ज्यादा। एक मतलब ताकतवर है तब तो कम समय में ज्यादा दे रहा है। लेकिन हाँ बच्चों ध्यान रहे कि ये क्या होता है, डेंजरस होता है। डेंजरस मतलब खतरनाक। क्या होता है, ये खतरनाक होता है। जैसे में है HCl, HCl भी हमारे पेट में होते हैं, लेकिन ये भी बहुत खतरनाक है। हमारे लिए लिमिट है, अगर 5% तक रहता है ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। उसके बाद है HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4, ये सब एसिड जो है बहुत खतरनाक है। इसका जो यूज होता है बैटरी, मतलब गाड़ी के बैटरियों में होता है। अब ये सब जो है ना खतरनाक है, अगर त्वचा पे गिर जाने तो त्वचा को जला देता है। तो ये सब क्या है, ये सब खतरनाक है। इसका अगला अब कह रहा है कि प्रबल और दुर्बल भस्म, प्रबल और दुर्बल भस्म। तो दुर्बल जो भस्म है मतलब वीक बेस, कह रहा है वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग क्या होते हैं, पूर्णतः आयनिक होकर के काफी मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं। ये भी क्या है कि लगभग पूर्ण रूप से घुलेगा लेकिन काफी मात्रा में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। ये क्या कहलाएंगे, तो ये प्रबल भस्म। यहाँ तो उल्टा लिखा गया भाई,
ए हो जाएगा, ए परबल होगा और नीचे वाला जो है ये हो जाएगा दुर्बल। दुर्बल, ऊपर वाला है परबल और नीचे जो है वो दुर्बल है। ये क्या कर रहा है कि पूर्ण रूप से घुल जाएगा और काफी मात्रा में, एक तो घुल पूरी तरह से घुल भी गया है और ज्यादा मात्रा में क्या दे दिया है, OH, क्या हाइड्रा ऑक्साइड मतलब OH आयन प्रदान करता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, परबल भस्म या परबल क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद देखो ये जो एग्जाम्पल है ना बाबू, ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है ये एग्जाम्पल हमारा हो गया है दुर्बल 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 भस्म का, दुर्बल दुर्बल भस्म का हो गया। थोड़ा इसमें उल्टा आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ये दुर्बल अम्ल का परिभाषा है। अब ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ये परबल भस्म का है बेटा, परबल परबल भस्म का है। इसमें क्या है कि वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः आयनित होकर के कम घुलेगा, कम और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तब हम लोग क्या कह देंगे, दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार। देखो नीचे वाला के एग्जाम्पल ऊपर है बेटा, इसका एग्जाम्पल है ने यहाँ है और इसका जो एग्जाम्पल है वो नीचे हो गया था, मतलब थोड़ा टाइपिंग की वजह से। तो ध्यान से एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो ऊपर का एग्जाम्पल है वो नीचे है और नीचे वाला एग्जाम्पल है वो ऊपर में लिखा गया है। चलिए इसके अगला पॉइंट चलते हैं। तो दिया, हाँ देखो सबसे बढ़िया बात है, अगला पॉइंट है कि pH क्या है, pH तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। अब यहाँ जो pH है उसके बाद है कि अम्ल तथा भस्म कितने परबल है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इसको जांच भी कर लेंगे कि अम्ल कितना मजबूत है और कितना कमजोर है। तो सबसे पहले pH, आखिर pH होता क्या है, तो pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जब भी हम लोग का ज्ञात करना है तो हाइड्रोजन का शक्ति ज्ञात करना है, किसका, हाइड्रोजन का शक्ति। अब ये क्या है, तो ये एक प्रकार का स्केल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, pH स्केल। क्या कहते हैं, pH स्केल। और बात किया जाए कि pH स्केल किसने दिया, तो नाम है उस वैज्ञानिक का, सोरेनसन ने दिया है। कब दिया है, 1909 ईस्वी में। अब ये जो स्केल दिए ने, तो स्केल इस प्रकार से हम बना लेते हैं और इस स्केल पे अंकित किया गया है, क्या अंकित किया गया है कि ये स्टार्ट होता है 0 से कहाँ तक, 14 तक। कहाँ तक, 14 तक। अब यहां से हम लोग लिख लेते हैं 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, लास्ट कहाँ है, 14। अब इसमें दर्शाया गया है pH। ये pH स्केल बता रहा है कि हाइड्रोजन का जो पावर है, हाइड्रोजन का जो शक्ति है, इन्हीं स्केलों के द्वारा होगा जांच। अब यहां से हम लोग 2 भाग कर लेते हैं इस प्रकार से कि यहां से अगर इधर आएगा या फिर यहां से अगर इधर गया, तो ध्यान में रखना कि अम्लीयता बढ़ती है और इधर के बात किया जाए तो इधर क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है। अब देखो अगर 7 से कम है, अगर देखो यहाँ 7 से क्या हो रहा है, कम रहा है, तो 7 से कम रहेगा तो हम लोग कहेंगे अम्ल। 7 से कम है, अगर pH मान 7 से कम है तो हम लोग दर्शाएंगे अम्ल, अगर 7 से अधिक है तो क्या कहेंगे, क्षार। क्या कहेंगे, क्षार बोलेंगे। एक बात और,
अब इसमें क्या करना है कि जैसे जैसे pH मान घटता है, जैसे जैसे pH मान क्या हो रहा है, कम रहा है, तो इसका अम्लीयता बढ़ेगा। मतलब pH मान अगर कम गया तो अम्ल की मात्रा बढ़ गया। अब 7 से अधिक, 7 से अधिक, जैसे जैसे pH मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्षार का मान भी बढ़ेगा, मतलब क्षारीय, अधिक क्षारीय हो जाएगा। अब जैसे 7 और 9 है, 7 नहीं 8 और 9 है, तो ये जो होगा ये क्षार है, ये भी क्षार है, लेकिन एकरा से ज्यादा कौन क्षार है, 9, चूंकि इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे मान pH मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ता है, और जैसे जैसे pH मान कमता है वैसे वैसे इसका अम्लीयता बढ़ता है। अब बीच में आया है एक 7, और 7 है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, उदासीन। क्या कहेंगे, उदासीन। अगर कभी कभी पूछता है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। क्षार्य का pH मान कितना होता है, तो क्षार्य का जो pH मान होगा वो 7 से अधिक होता है। अब हम लोग थोड़ा pH अगर जान लिए हैं फुल फॉर्म, तो pH के बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग देख लेते हैं कि आखिर pH दिया हुआ है तो pH मान कैसे निकालते हैं। pH मान कैसे निकालते हैं, pH क्या है, मतलब pH है क्या, तो इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। pH अब कह रहा है pH मान, मतलब pH मान है क्या, तो किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक मान को हम लोग क्या कहते हैं, pH मान कहते हैं। मतलब कोई भी विलयन होगा उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण होगा, हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण होगा वो ऋणात्मक लघुगणक के मान, ऋणात्मक लघुगणक के जो मान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, pH। अब pH मान निकालने के लिए बाबू ये 3 गो सूत्र है। कै गो सूत्र है, तो 3 गो सूत्र है। कितने सूत्र है, 3। मतलब pH बराबर माइनस लॉग, अब ये जो दिख रहा है ना, ये तो हाइड्रोजन आयन है ही, अब ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये सांद्रण दिखाता है। क्या दिखलाता है, सांद्रण। ये जो दिख रहा है ना, ये भी क्या है, सांद्रण। दूसरा फार्मूला ये है, यही वाला फार्मूला आगे है, बस क्या किए कि लॉग, अब जैसे ही हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बटा मिलाए तो माइनस वाला खत्म। तीसरा क्या है कि हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रा ऑक्साइड आयन इक्वल टू 14। कितना हो जाएगा, 14। 14 नहीं होगा बाबू, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, 10 के पावर माइनस 14 हो जाएगा। 10 के पावर माइनस 14 क्या होगा, 10 के पावर माइनस 14। अब हम किसी का भी हम लोग pH मान निकाल सकते हैं, बस फार्मूला ये तीनों का तीनों याद होना चाहिए। एक चीज और, log 1, log 2, 3, 4, 5 का कुछ मान होता है, जिसमें log 10 का मान खाली याद रखना, log 10 के मान कितना होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग इसका 2 सवाल कर लेते हैं पहले, 1-2 सवाल पहले कर लेंगे। देखो इसमें दिया हुआ है, क्या कर रहा है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है वो कितना है, 10 के पावर माइनस 5m, मतलब मोलरता दिया हुआ है, सांद्रण दिया हुआ है। तो क्या करना है कि विलयन का pH मान निकालना है। तो देखते हम लोग ध्यान से, जब पहले जो दिया हुआ रहता है ना उसको लिख लिया करो। जैसे H प्लस इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो H प्लस का जो मान दिया हुआ है ना, H प्लस का मान है वो दे दिया है 10 के पावर माइनस 5m। कितना दे दिया है, 10 के पावर माइनस 5m। अब निकालने, रुक देंगे, pH
pH क्या करना है हम लोग को, तो निकालना है। अब सूत्र अभी तुरंत बताइए नहीं कि pH बराबर क्या होता है, तो हम लोग सूत्र लिखते हैं pH बराबर माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। चलो हम लोग pH बराबर माइनस लॉग अब जो यहाँ दिया हुआ है H प्लस क्या है, H प्लस के मान दिया हुआ है 10 के पावर माइनस 5, 10 के पावर माइनस 5। यहाँ से एक फार्मूला और है बाबू, उसको भी थोड़ा ध्यान देना है। फार्मूला क्या है, तो है लॉग m के पावर n, m के पावर n बहुत खतरनाक फार्मूला है बाबू। लॉग m के पावर n, तो पावर पहले चलाता है, पावर क्या होता है, पहले चलाता है और होता है लॉग m। इस फार्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से हम लोग यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, pH का, pH बराबर अब क्या कर रहा है, तो माइनस लॉग है, तो देखो 10 के पावर माइनस 5, ए वाला देखो जो दिख रहा है ना, देखो ए वाला है कि m के पावर n मतलब 10 के पावर कितना है, 5 है। तो पावर क्या किए ना कि पहले ला लिए, तो जो पावर माइनस में देल है ना उसको ला लेते हैं पहले। चलो इसके पहले भी फार्मूला में क्या है, माइनस है, ये जो माइनस है माइनस लिख लिए। अब पावरवा वाला जो आ रहा है ना इसको भी लिख लेते हैं इस प्रकार से। और उसके बाद में क्या है, तो लॉग। अब कितना बचा यहाँ, तो पावर पहले आ गया तो बचा m के मतलब 10। अब लिखेंगे pH बराबर माइनस माइनस गुना करेंगे तब प्लस 5 और उसके बाद लॉग 10, कितना हो गया, लॉग 10। और इसके पहले हम बताए यहाँ कि लॉग अगर 10 रहता है तो लॉग 10 के मान कितना होता है, तो लॉग 10 के मान जो है वो 1 होता है। तो लिख लेंगे pH बराबर 5 गुने लॉग 10 का मान 1। अब गुना कर देंगे तो pH बराबर कितना होगा, 5। यही हमारा निकल के चला है कि बिलियन का pH मान कितना होगा, तो बिलियन का pH मान 5 होगा। आया समझ में। दूसरा सवाल है, दूसरा जो सवाल है वो सवाल कह रहा है किसी बिलियन के OH का सांद्रण दिया हुआ है कितना, तो 10 के पावर माइनस 8m। तो बिलियन का pH मान ज्ञात करें, बिलियन का pH मान ज्ञात करना है। तो फिर से यहाँ जो हमारा दिया हुआ है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है OH माइनस कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 10 के पावर माइनस 8m। कितना दिया हुआ है, 8m दिया हुआ है। अब 8m दिया हुआ है तो हम लोग कौन सी फार्मूला लगाएं, तो बच्चों ध्यान से इसमें एक बार फिर से देखा जाए। तब देखो इसमें OH, देखो इसमें है, इसमें OH है ना, नहीं है इसमें OH नहीं, इसमें है तो हाँ इसमें जो OH है ना तो OH वाला फार्मूला लगा लेंगे। मतलब कौन फार्मूला, H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 10 के पावर माइनस कितना, 14। ये फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कहाँ, इसमें इस्तेमाल करेंगे। क्या था, H प्लस इंटू OH, क्या लिख रहे हैं, OH माइनस कितना इक्वल टू में 10 के पावर माइनस 14। अब H के लिख लिए H प्लस, लिख लिए H प्लस N2 का N2, OH का माइनस कितना दिया हुआ है, 10 के पावर माइनस 8 बराबर कितना है, माइनस 14। अब देखो जो ये गुना में है ना इसको बटा में ला लेते हैं। क्या करते हैं, बटा में इसको ला लेते हैं। तब H प्लस इक्वल टू 10 के पावर माइनस 14। अब 10 के पावर माइनस 8 क्या है, गुना में है ना, इसको ला लो कहाँ, बटा में 10 के पावर माइनस 8। अब यहाँ से एगो फार्मूला है बाबू कि
ए के पावर m बटा में ए के पावर n बराबर होता है ए के पावर m माइनस n, यही फार्मूला होता है। तब लिख लेते हैं h प्लस बराबर, इसको भी याद रखना थोड़ा। अब है कि 10 के पावर माइनस कितना 14, अब गुने ऊपर में ले जाएंगे तो जाएगा गुना में, लेकिन पावर जो माइनस में है ना वो प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में। अब यहाँ देखा जाए तो इसके हिसाब से एक फार्मूला और है कि ए के पावर m गुने ए के पावर n। अब सभी बच्चे पढ़े होंगे कि गुना में पावर क्या होता है? जुटता है, और भाग में पावर घटता है। तो इसको पावर हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो h प्लस बराबर 10 के पावर माइनस 14 प्लस 8। अब जब यहाँ जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस 14 में से 8 गया तो 10 के पावर माइनस 6 आया है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हम h प्लस के मान निकाले हैं, pH कहाँ निकाले हैं, और उसका pH मान अब हम लोग निकालेंगे pH फार्मूला लगा करके। pH वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। कौन सी फार्मूला? pH। तो pH बराबर क्या बताए? तो डायरेक्ट अब लगा देते हैं कि 1 बाई नहीं लगाते हैं, हम लोग लगा लेते हैं माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। तो pH बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना आया था? तो हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण आया है उस सांद्रण निकल के आया था कितना? 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 6। अब सूत्र लगा लेंगे। कौन सी सूत्र लगाएंगे? तो यहाँ जो हम सूत्र लगा रहे हैं ना वो सूत्र होगा लॉग m के पावर n लॉग m वाला। तो लगा लेंगे तो pH बराबर माइनस, और माइनस कितना 6, काहे के पावर पहले ला लिए हैं, तब बचा कितना लॉग। अब लॉग के बाद कितना बचा है? तो ये बचा है 10, लॉग कितना 10। अब pH बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से लॉग कितना है 10, तो लॉग 10। अब pH बराबर लॉग 6 गुने लॉग 10 के मान तो बतेबे के बाबू कि 1 होता है। तो pH बराबर कितना हो गया? 6 गुने 1 बराबर 6। मतलब इस बिलियन का जो pH मान हम ज्ञात कर रहे थे, इस बिलियन का pH मान कितना हुआ? तो pH मान कितना हो गया? 6 आ गया है। ये 2 सवाल है, 2 सवाल हो गया। इसके बाद है क्या? चलो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं pH मान। जब हम सबका pH मान निकाल लिए हैं तो थोड़ा एक बार याद कर लेते हैं कि किसका pH मान कितना होता है। तो इस तरफ दिया है पदार्थ और इस तरफ दिया है pH मान, मतलब एक तरफ पदार्थों का नाम दिया है और एक तरफ pH मान। कह रहा है अमाशय रस के pH मान कितना होता है? तो अमाशय जो रस है उसका pH मान 1 होता है, 1 होता है। ध्यान रखना, याद करने का भी तरीका है कि हमारे पेट में अमाशय कै गो है? 1 गो है। अब जब अमाशय 1 गो है तो उसका pH मान भी कितना है? 1 है। दूसरा नींबू रस का pH मान 2.5 है। याद रखना इस प्रकार से। पहले के ज़माने में, अभी तो महंगाई आ गया है, लेकिन पहले क्या करते थे ने कि 5 गो रुपया में हम लोग 2 गो नींबू खरीद लेते थे। 5 रुपया में कै नींबू? 2 नींबू। लेकिन अब नहीं मिलता, पहले ज़माने से मिलता था। तो याद रखना कि 5 रुपया में 2 नींबू। अब है सिरका। जड़ी इसको तोड़ करके देखे बाबू। सिर मतलब सर। अब देखें कि जो बाबू इस सिर है अब का है, तो देखो सिर जो मस्तिष्क है ने, मस्तिष्क 3 भाग है। कै भाग है? 3 भाग। इसीलिए तो एक pH मान कितना? 3 है। अब है टमाटर। कै अक्षर से लिखल है? 4 गो से।
तबे ना 4 है। अब एकरा में आकार कई जगह लगावल है, देखिए तब पाइया एक के जगह न है, तब कितना होते 4.1 4.1। अब देखिए बाबू, ये पसीना है, का है पसीना, तब पसीना के पीएच मान कितना 4.5। देखिए एक बगलवा में वो नहीं लिखल है, और लिख देते हैं बाबू कि बियर, किसको बियर, एक बियर आता है, क्या आता है बियर। बियर का जो पीएच मान होता है ने वो भी होता है 4.5 होता है। अब देखो बाबू, कहावत में कहा गया है कि 4-5 बोतल बियर पी लेनी ने तब पसीना छोड़ा देते। 4-5 बोतल अगर बियर पी लेनी तो पसीना छोड़ा देता, मतलब पसीना छोड़ा देगा। तो 4.5 पी में बियर, तब पसीना छूट तो कितना 4.5, मतलब बियर के पीएच मान टकराइलो केकरा से, पसीना से। अब है आम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होगा 6, यानी 5.6, इसको याद कर लेना। उसके बाद है पेशाब, क्या है पेशाब। देखते हो अगर कोई पेशाब कर दिया ने तो बदबू देता है, छी छी करता है, मतलब कुछ गंध देता है तो छी छी, मतलब कितना 6, कितना 6, मतलब पेशाब का पीएच मान है वो 6 है। अब है दूध, किसका पीएच मान दूध। देखो बाबू, दूध दो, मतलब गाय अगर घर में है ने तो दूध 2 बार, गाय से दूध को 2 बार निकाला जाता है। देखो अगर ठंडा के समय है ना तो पूरा सवेरे नहीं निकालेगा, कै बजे 6 बजे, कै बजे 6 बजे। अब अगर मतलब गर्मी के समय है ना तब 5 बजे समय में निकाल लेता है। तो दूध के पीएच मान 6.5, एक छोट, मतलब कि सुबह में निकालेगा 6 बजे और शाम में निकालेगा 5 बजे। शुद्ध जल का पीएच मान 7.0, मतलब 7। अरे भाई ये तो जरूरी है, पानी हम लोग 7 दिन यूज करते हैं ना, पानी का यूज हम लोग 7 दिन करते हैं। पीएच मान कितना 7। नमक के भी पूछे ना, नमक के पीएच मान, तो नमक के पीएच मान भी कितना होगा 7। नमक क्या करते हैं 7 दिन यूज करते हैं। उसके बाद आंसू, क्या है आंसू का जो पीएच मान है 7.3, कभी कभी मिलता है 7.4, क्या मिलता है 7.4। आप देखिए बाबू, ये दोनों कभी कभी क्या होता है ना कि दोनों के 7.4 देता है। आप देखो खून का आंसू कब बहता है, अब बाबू खून का आंसू कब बहता है, तो जब कोई व्यक्ति के सच्चा प्यार हो जाएगा ने, कैसा प्यार सच्चा, मतलब स और चा, अगर सच्चा प्यार हो गया ना तो खून के आंसू बहता है। स से 7 और चा से 4, बताओ 7.4 ना है खून के। अब खून के आंसू कब बहता है, अब कभी कभी देता है तब एक याद करके रखना 7.4, ऐसे तो अधिकांश 3.5 याद रखना। अब पित्त का पीएच मान 7.5 से 8.8, और एक चूना जल है जिसका पीएच मान कितना है 11, पीएच मान 11 है। अब एक और इसमें है, इस वर्ष जो पूछा गया सवाल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच मान होता है 10.5। अब एक है गाजर रस, जिसका पीएच मान 5.8। एक और लिख लो बाबू शैम्पू, क्या होगा शैम्पू, जिसका पीएच मान 7 से 10 के बीच में रहता है, 7 से 10 के बीच में। 7 से लेकर के कहाँ तक 10, मतलब 7 से 10 के कितना होता है 7 से 10 के कर शैम्पू का जो पीएच मान होता है 7 से 10 होता है। ये हम लोग देख लिए, चलो आगे हम लोग देखते हैं। कभी कभी वो पूछ देता है NaOH का पीएच मान, तब एक अंतिम प्रहार है बाबू 14, अंतिम प्रहार कितना, मतलब NaOH का पीएच मान कितना हो जाएगा 14। अब पीएच स्केल में लास्ट पोजीशन 14 था। चलो हम लोग देख लेते हैं अब क्या छूटा है। चलो पीएच मान तो हो गया, चलो हाँ अब है
पीएच मान जब निकालिए लिए ना सबके, पीएच मान आज भी कर लिए। अब क्या करना है ने कि दैनिक जीवन में जो पीएच का महत्व है ने उसको थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व जो है वो क्या होगा। तो पहला है पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, जब हम लोग भोजन करते हैं ना तो हमारे पेट के अंदर आमाशय में कौन सी अम्ल होती है, HCl, जिसका पीएच मान कितना है 1.0 मतलब 1। अब यहाँ है तो महत्व तो है, अम्ल का जो है महत्व है, लेकिन हाँ 5% तक रहेगा ना तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर ओवर हो गया ना तो नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। उसके बाद है पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। पीएच परिवर्तन देखो, मुंह का जो पीएच माना ने 5.5 है, अगर 5.5 से अगर कम जाए ना तो हमारे दांत के ऊपर कुछ दंत प्लाक बैठ जाता है। अब क्या करता है कि हमारे दांत को क्षतिग्रस्त करने लगते हैं। अगर मुंह का पीएच मान पूछे तो 5.5, अब इससे अगर कम गया ने 5.5 से अगर कम गया तब दांत को क्षतिग्रस्त होने लगा, क्योंकि अम्ल की मात्रा क्या होता है बढ़ जाता है, और बढ़ने से बैक्टीरिया भी वहाँ संख्या बढ़ा लेता है और दंत अस्थि को क्षय करना चालू कर देता है। तीसरा है थकान के समय शरीर मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। हाँ, अगर हम लोग कोई काम ज़्यादा कर रहे हैं या हम लोग ज़्यादा रनिंग किए या ज़्यादा मतलब कि फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, तो शरीर का जिस अंग से ज़्यादा काम हुआ है ना उस अंग में ऑक्सीजन की आपूर्ति भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है। मतलब जिस अंग का काम ज़्यादा हुआ है वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का स्राव होता है। किसका? लैक्टिक अम्ल का स्राव होता है, और यही लैक्टिक अम्ल के स्राव से हमारे मांसपेशियों में क्रम्प या दर्द होता है। चौथा है कि अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बों को दूर करना। धब्ब मतलब कि अगर कोई बर्तन घर में रखा हुआ है, पीतल का, तांबे का बर्तन, तो उसमें क्या होता है ना कि उसका जो ऑक्साइड है नीले मतलब कि हरा कलर का धब्बा पकड़ लेता है। अब क्या पकड़ लेता है? हरा कलर का जो धब्बा पकड़ता है ना उसको साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो अम्ल के, नींबू के रस से। किससे? नींबू के रस से अगर हम लोग साफ करेंगे ना तो तुरंत साफ हो जाता है। तो बर्तनों के दाग धब्बों को दूर करने के लिए किसका? नींबू रस का। अगला है मिट्टी का पीएच मान। मिट्टी का जो पीएच मान है ना तो लगभग कितना होता है? लगभग 7 होता है। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 7 होता है। 7 लगभग कितना होता है? तो 7 होता है। अगर इसका अम्ल की मात्रा बढ़ जाए या क्षार की मात्रा बढ़ जाए तो उस मिट्टी में फसल की उपज सही नहीं होती है। जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाए ना तब हम लोग क्या मिलाते हैं? CaOH का हाल्टो, मतलब बुझा हुआ चूना। इसका अगला पॉइंट है कह रहा पीएच और जलीय जीव। पीएच और जलीय जीव, इसमें क्या है कि कह रहा है कि अगर जल का पीएच मान सही ढंग से है ना, जैसे 7 है जल का पीएच मान, की शुद्ध जल का पीएच मान कितना? 7 है। अगर यही जल का अगर पीएच मान कम हो करके अगर अम्लीय हो जाए तो उसमें रहने वाला जो जीव होगा वो जीव क्या होगा? वो जीव मर जाएगा, क्योंकि पानी है वो अम्लीय हो गया है। अगला है कि प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था, यहाँ क्या होता है? तो प्रकृति में एक पौधा पाया जाता है, उस पौधे का नाम है नेटल। क्या नाम है? नेटल एक पौधा है जो झाड़ी में उगने वाला एक पौधा है। क्या है? झाड़ी में उगने वाला पौधा है, और इसके तो कई नामों से जाना जाता है। इसे बिछुती भी कहा जाता है, बिछुती या उत्कुशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
उत्कुशी ने उरकुशी कहा जाता है। उरकुशी, उरकुशी, बिछूती कहो चाहे उरकुशी कहो। काहे के नेटल का जो पौधा होता है ने, उसका पत्ता में देखना रोया होता है, और उस रोया में क्या होता है, अम्ल होता है। कौन सी अम्ल होती है, तो ओकरा में होता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सी अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, जिसका सूत्र बताए थे HCOOH। जैसा ही शरीर पे टच होगा ना तो खुजलाहट होता है। क्या होता है, खुजली के जैसा पूरा एकदम खुजलाहट होता है। अब क्या करता है, हाँ, और खुजलाते खुजलाते जख्म बना देगा। लेकिन हाँ, इसका भी इलाज है। क्या है, इसका इलाज है जहां पर नेटल पौधा, ध्यान रखना कि नेटल जो पौधा है झाड़ी में उगता है, और जहां ये उगेगा ने तो एकरे अगल बगल में एगो पौधा उगता है ने, वो पौधा के नाम है डॉक पौधा। कौन पौधा, डॉक पौधा। अब जहां पे नेटल पौधा के रोया लग गया है, वहां पे क्या करना है कि डॉक पौधा के पत्तों को तोड़ करके क्या करना है, हाथों पे रगड़, अगर हाथ पर टच हुआ ने तो हाथों में रगड़ लेना है। क्योंकि इसके रोया में क्या होता है, अम्ल होता है, और डॉक पौधों के पत्तों में क्या होता है, क्षार होता है। अब ये दोनों अम्ल और क्षार आपस में भी क्रिया करेगा तो क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण कहलाता है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर भाई ये वीडियो आप लोग के अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अब इसके बाद जो है टॉपिक अगले दिन स्टार्ट करेंगे, वो हमारा होगा सॉल्ट के बारे में। अब ये जो 2 लेक्चर कर दिए हैं, इस 2 लेक्चर को देखना कभी ना भूलें, क्योंकि तीसरा लेक्चर में, तीसरे पार्ट में इसका ज़्यादा यूज होगा और ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अगले में तो लवण है, और लवण बनेगा तो अम्ल और भस्म से बनेगा। तो तब तक के लिए तो क्या करेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।